वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीनियल ग्लैंड्स के बारे में। तो फीनियल ग्लैंड बेसिकली हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं ऐसी किस्म की ग्लैंड्स को कहते हैं जिसकी सिक्रीशंस ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं। तो ऐसी किस्म की ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में बेसिकली 20 डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड में एक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास फीनियल ग्लैंड भी है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, फर्स्ट इसकी टर्म्स की बात करें तो इसको फीनियल ग्लैंड्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्लैंड्स जैसे हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि ग्लैंड्स ऐसी किस्म के सेल्स को आर कलेक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और यही सब्सटेंस बेसिकली में बॉडी के अदर पार्ट की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी किस्म के टिश्यू आर्सेस को हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड टर्म है फीनियल। तो फीनियल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप बेसिकली जो फाइन ट्री के जो कोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पाइन कोन्स, तो इसका शेप बेसिकली इन्हीं फाइन कोन्स की तरह ही होती है। तो इस वजह से इस ग्लैंड को हम पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अदर नेम्स जो कि पीनियल ग्लैंड्स के लिए यूज़ होते हैं। इनमें फर्स्ट है एपिफाइसिस सेरेब्रिस। तो इसको लोकेशंस की वजह से पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। तब देखिए, हमारे पास ब्रेन्स का जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं डाइनसेफलान। तो डाइनसेफलान ब्रेन्स का वो पार्ट है जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रल हेमोस्फीयर। तो ये डाइनसेफलान वहाँ पर लोकेटेड होते हैं, और इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन बेसिकली ये एंडोक्राइन एक्टिविटी भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक फंक्शंस भी है, और सेंसरी इंफॉर्मेशंस की रेगुलेशन करना ये बेसिकली डाइनसेफलान की फंक्शंस है। अब ये डाइनसेफलान बेसिकली बना होता है फ्रॉम द थैलेमस, एपिथैलेमस, third one hypothalamus, and the last one that is subthalamus। तो ये ग्लैंड बेसिकली जो थैलेमस का जो अपर मोस्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपिथैलेमस, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसी एपिथैलेमस के साथ लोकेटेड होता है। तो इस वजह से इसको हम एपिफाइसिस मीन अबव द थैलेमस ही लोकेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं एपिथैलेमस। तो इसी के साथ अटैच होता है, तो इसकी वजह से पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर टर्म्स। तो इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। थर्ड आई बेसिकली इसको क्यों कहते हैं, तो इसके दो रीज़न है। फर्स्ट देखिए, अगर दोनों आई के दरमियान में आप एक लाइन ड्रा करें टूवर्ड द सेंटर, तो ये बेसिकली ब्रेन के सेंटर ही में लोकेटेड होता है। और जब भी आप एक लाइन दोनों आई के दरमियान से पास करेंगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ब्रेन, तो ये वहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इसी की वजह से इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। अब सेकंड रेफरेंस कहता है कि इसको थर्ड आई इसी वजह से कहते हैं कि हम क्योंकि हमारे पास जो लैम्प्रे है, मैनी एम्फीबियंस हुई, लेजर्ड्स वगैरह, तो इनमें ये बेसिकली इतना डेवलप हो चुका है कि इनमें बेसिकली कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि फंक्शनल सिमिलरिटी रखते हैं विद द कॉर्निया एंड लेंसेज ऑफ द लेटरल आई। तो इसी की वजह से बेसिकली इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी में बेसिकली डिफरेंट टाइप के 20 डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। तो अगर बात करें साइज के बेस पर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। जबकि सेकंड नंबर पर पीनियल ग्लैंड है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड।
अब ये पीनियल ग्लैंड्स के अगर साइज़ की बात करें तो इट इज़ बेसिकली इन द एडल्ट इट इज़ 0.8 सेंटीमीटर इन साइज़। अगर वेट की बात करें तो 0.1 ग्राम इसका वेट है। अब देखिए हमारे पास जो 10 to 12 ईयर्स तक की फीमेल ग्लैंड की डिजनरेशन स्टार्ट होती है, राइट इट द 13 एंड अबव, तो इसके फर्दर फिर डीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम एंड फास्फोरस जो क्रिस्टल की डिपोजिशंस इन पीनियल ग्लैंड्स में होती है, जिसको हम कहते हैं फिर ब्रेन सैंड कहते हैं। देखिए जब इनकी डीजनरेशन होती है तो एडल्ट में जो इसकी फंक्शंस है तो वो किस तरह से मेंटेन रहती है। तो अब देखिए हमारे पास जो फीमेल ग्लैंड है ये जब डीजनरेट होता है तो इनके जो फंक्शनल सेल्स है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसको हम पेनोसाइट्स या पेनोलोसाइट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है एडल्ट में भी, और ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है एडल्ट में, जबकि रिमेनिंग पार्ट इसका डीजनरेट होता है। अब अगर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो इनके स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं पेनोलोसाइट्स, जिसको हम पेनोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा पेरेन्काइमल सेल भी इसी को हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स है। सो द फर्स्ट वन दैट इज पेनोलोसाइट्स। तो पेनोलोसाइट्स बेसिकली हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप की न्यूरल सेल्स है जो कि हिस्टोलॉजिकली सिमिलरिटी रखते हैं विद द लाइट सेंसिटिव सेल्स फाउंड इन द रेटिना, जिसको हम कोन्स एंड रोड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव सेल्स है पेनोलोसाइट्स, और इसकी हिस्टोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है विद द कोन्स एंड रोड्स ऑफ द रेटिना। अब इसका फंक्शंस क्या है, ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हार्मोन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो बेसिकली यही पेनोलोसाइट सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन्स, कि मेन हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स हमारे पास एक स्टार शेप सेल्स है, और इसमें बेसिकली स्पेंडल प्रोसेस होती है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं विद द पेनोसाइट्स। और इसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द सपोर्टिव सेल जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द मेन सेल्स ऑफ द पीनियल ग्लैंड, जिसको हम पेनोसाइट्स या पेनोलोसाइट्स कहते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द पीनियल ग्लैंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ द पीनियल ग्लैंड के। कौन से हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, तो मेन वन हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन्स। तो मेलाटोनिन्स को हम कहते हैं स्लीप हार्मोन, क्योंकि ये सर्केडियन रिदम्स स्लीप वेक साइकिल्स को कंट्रोल करता है, तो इसी की वजह से हम इसको स्लीप हार्मोन्स कहते हैं। और इसकी सिक्रीशन बेसिकली डार्कनेस में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको हम स्लीप हार्मोन्स कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से पेनोलोसाइट्स में मेलाटोनिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। तो जब भी लाइट्स आती है तो लाइट बेसिकली इन पेनोलोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से पेनोलोसाइट सेल्स के अंदर मेलाटोनिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन्स। सो द प्रिकर्सर सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन, ये हमारे पास अमीनो एसिड है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन हमारे पास एक डिराइव अमीनो एसिड से, तो इस पर बेसिकली ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो कि ट्रिप्टोफैन पर एक्ट करता है और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में। अब अगेन जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बन चुका है, इस पर एरोमेटिक एन अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है और इस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देता है इनटू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन में। ये बेसिकली जिसको हम जनरली कहते हैं सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन की सिंथेसिस हो चुकी है, सेरोटोनिन। अब अगेन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेसिकली सेरोटोनिन एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इस सेरोटोनिन पर एक्ट करता है और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू एन एसिटाइल सेरोटोनिन में। अब ये जो एन एसिटाइल सेरोटोनिन बन चुका है, इस पर अगेन अनदर एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल सेरोटोनिन और मीथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, और इसी एंजाइम की एक्शंस की वजह से सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है इनटू द
एन एसिटाइलफाइल मीथॉक्सीट्रिप्टोअमीन में, और इसी को हम बेसिकली मेलेटोनिन कहते हैं। तो इसी तरह से बेसिकली पिनोसाइट सेल्स के अंदर मेलेटोनिन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो सिंथेसिस बेसिकली जब इनकी हो जाती है तो ये अपना एक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो फंक्शंस के बाद बेसिकली इनको डिग्रेड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ज़्यादातर मेलेटोनिन की जो डिग्रेडेशंस होती है वो बेसिकली लिवर में होती है। तो लिवर में किस तरह से इनको डिग्रेड किया जाता है और फाइनली यूरिन्स के थ्रू बॉडी से पास आउट किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिवर में मेलेटोनिन जब आता है तो इनको डिग्रेड किया जाता है इनटू 6 हाइड्रोक्सी मेलेटोनिन में। अगेन इन 6 हाइड्रोक्सी मेलेटोनिन को कंजुगेट किया जाता है इनटू द 6 सल्फेटॉक्सी मेलेटोनिन में, और ये बेसिकली सोलेबल फॉर्म होते हैं क्योंकि ये बेसिकली स्टेरॉइड्स होते हैं और ये वाटर में बेसिकली सोलेबल्स होते हैं। तो ये इजीली विद द यूरिनरी एक्सक्रीशन बॉडी पास आउट होते हैं। तो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ मेलेटोनिन। अब फाइनली अगर फंक्शंस की बात करें, सो द फर्स्ट फंक्शन इट्स हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी सर्केडियम रिदम्स। तो बॉडी में जितनी भी 24 आवर्स की जो रिदम्स होती है, जैसे डे नाइट्स होती है, तो इनमें बेसिकली डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेटोनिन। इसके अलावा बेसिकली ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशंस होते हैं तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एजिंग्स भी आते हैं। तो ये बेसिकली एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं और इन्हीं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर देखिए मेलेटोनिन का रिलेशनशिप विद द लाइट्स और किस तरह से सर्केडियम रिदम्स बेसिकली ये रेगुलेट करता है मेलेटोनिन। तो अब देखिए जब भी डार्कनेस होती है तो डार्कनेस में बेसिकली मेलेटोनिन के सिक्रीशन इंक्रीज होता है। तो जब भी मेलेटोनिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्लीप। तो इसी वजह से बेसिकली रात के वक्त हम सोते हैं ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। अब अगर लाइट्स के इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जैसे लाइट, तो डे टाइम में बेसिकली क्या होती है, लाइट ज़्यादा होती है। तो लाइट ज़्यादा होने की वजह से ये बेसिकली मेलेटोनिन के सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, यानी बेसिकली मेलेटोनिन की सिक्रीशंस कम होती है। तो जब भी मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम होती है तो इसी की वजह से बेसिकली ये कम मेलेटोनिन सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेकअप। तो इसी वजह से हम डे की ड्यूरिंग द डे टाइम हम बेसिकली वेकअप स्टेट में रहते हैं क्योंकि मेलेटोनिन का सिक्रीशंस कम होता है। ओवरऑल अबाउट द पीनियल ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन। थैंक यू सो मच।